नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की सबसे बड़ी बहस बिहार की। मैं हूं विवेक। ज्ञानवापी ना हुआ, विवाद का अखाड़ा हो गया है। तब जब मामला कोर्ट में है, एक से बढ़कर एक ज्ञानवीर बयानवीर अपने ज्ञान की गंगा बहाए जा रहे हैं। देश में अमन चैन भाईचारे के नाश का आलाप जप रहे हैं। ऐसा हो क्या गया कि देश के कुछ चुनिंदा कोनों से आवाज बुलंद होने लगी कि ज्ञानवापी मसला सालों से आ रही संस्कृति को बिगाड़ देगा, ध्वस्त कर देगा। राजनीति ऐसी चीज है जिसमें वजू करना मजबूरी होती है। राजनीति ऐसी चीज है जिसमें टोपी और तिलक लगाना मजबूरी होती है। राजनीति ऐसी चीज है जहां एकता की बात कर खंडता को बढ़ावा दिया जाता है। राजनीति ऐसी चीज है जिससे बाबा का नंदी परेशान है। राजनीति ऐसी चीज है जिससे लगता है कि देश और आवाम है। भाई क्यों सुनेंगे आपकी? संस्कृति को बचाना, सभ्यता को संभालना, अध्यात्म के रास्ते पर चलना, मजहब मानना, ये सभी क्रियाएं स्वतंत्रता के दायरे में आती हैं। लेकिन कुछ उपदेशक उपदेश देने से बाज नहीं आ रहे। ज्ञानवापी से सद्भाव कैसे बिगड़ जाएगा, यही जानने आज हम बैठे हैं। और हमारे साथ एक लंबी चौड़ी टीम बैठी है। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव प्रवक्ता आरजेडी के बैठे हैं, आशुतोष झा प्रवक्ता बीजेपी से, आशीषनाथ तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, अभिरंजन कुमार पत्रकार हमारे साथ हैं, जमा खान खुद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बिहार सरकार के हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। ज्ञानवापी का ज्ञान भले जांच के दायरे में हो, लेकिन अभी से ही मन का ज्ञान उबाल ले रहा है। ज्ञानवापी के भीतर से जो भी सामने आया वो विरासत और संस्कृति की झलक है, लेकिन राजनीति में इस झलक को भाईचारा मिटाने का सबूत बताया जा रहा है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने अपने ज्ञान की जमा पूंजी ये कहने में लगा दी कि ये मसला सौहार्द बिगाड़ देगा, हिंदुस्तान का भाईचारा तहस नहस कर देगा। हम लोग जो है सेकुलर हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं। जो संविधान है, जो संविधान के मुताबिक चलने की बात करते हैं, जिसमें किसी को चोट न लगे, कोई वर्ग समुदाय का हो उसको तकलीफ न हो, उसको मानने वाले हम लोग हैं और मेरी पार्टी मानने वाली है। वहाँ का मैंने भी सुना है, चल भी रहा है। मैं यही कहूँगा, मैसेज देना, जो होना है होगा, हो रहा है, देख ही रहे हैं। लेकिन एक मैसेज दूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कुछ न हो जिससे कि भाईचारा आपस का बिगड़ जाए। हिंदुस्तान को बनाने में, सींचने में बड़ा लोगों ने कड़ा मेहनत किया। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से हिंदुस्तान को संभाल कर हम लोग को दिया है, उसको लेकर हमको चलना चाहिए। भोले बाबा की राह ताक रहे नंदी की तपस्या पूरी हो रही है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता राजनीति करने वालों को। भाईचारा वोट नहीं दे सकता, इसलिए बयान दिया जा रहा है ताकि मन और विचार गोलार्ध के दोनों धुरों पर टंगे रहें। जमा खान का ज्ञान सुनकर डिप्टी सीएम बोल पड़ी कि जो सत्य है वो सत्य है, संस्कार और संस्कृति को शिखर पर ले जाना है। देखिए, जो संस्कार और संस्कृति है, अगर भूला बिछड़ा अगर संस्कृति मेरे सामने आता है तो लोगों को चाहिए कि अपनी संस्कृति और विरासत को उच्च शिखर पर ले जाना। कब तक हम लोग उसकी राजनीति करते रहेंगे? कब तक करेंगे तो अपने संस्कृति की रक्षा करेंगे और अपने संस्कार की रक्षा करेंगे। माहौल को बिगड़ने की कोई माहौल बिगड़ने की बात नहीं। जो सत्य है वो सत्य है। जनेऊ वाले चुप हैं, चंडी पाठ वाले चुप हैं, शिव की सेना बताने वाले चुप हैं, यदुवंशी कहलाने वाले चुप हैं। और जब ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किया गया तो उन्होंने भी बोलकर चुप्पी साध ली। आप अपना ही राय रखिए, आप अपना ही राय रखिए। सबकी चुप्पी के बीच ज्ञानवापी बोल रहा है, भोले बाबा बोल रहे हैं, नंदी की आंखें बोल रही हैं। यही कि सर्वेश्वर सौहार्द बनाने आ चुके हैं, विश्वेश्वर भाईचारा बनाने आ चुके हैं, विश्वनाथ इंसानियत बचाने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़े नेताओं के सामने मजबूरी होती है कि बड़े नेताजी जब हंसते हैं तो आसपास वाले लोग भी हंसने लगते हैं कि कहीं नेताजी को बुरा न लग जाए कि सामने वाला हंसा नहीं, मेरी बात में लगता है दम उसने नहीं दिखाया। तो ये मजबूरी होती है, हम समझ सकते हैं। लेकिन बयान क्यों दिया गया? जब जमा खान के बारे में हम जानकारी ले रहे थे, 10 जुलाई 2021 को इन्होंने कहा था कि खुद को इन्होंने हिंदू बताया, कहा कि उनके पूर्वज भी हिंदू थे, पूर्वजों ने मर्जी के खिलाफ इस्लाम कबूल किया। उन्होंने कहा था कि आज भी उनके खानदान के आधे से ज्यादा लोग हिंदू हैं। पूर्वजों की आज बात कर रहे थे तो अचानक सर्च इंजन में हमने अपना थोड़ा ध्यान लगाया तो ये बातें सामने आ गई। जमा खान हमारे साथ मौजूद है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं।
जमा खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार की सबसे बड़ी बहस बिहार की में। और हम जानना चाह रहे हैं कि आज जो आपने कहा सौहार्द बिगड़ जाएगा, तो कैसे बिगड़ जाएगा ये हम आप ही से जानेंगे, आप ही हमें बताएंगे, बताइए। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को सींचने में, संवारने में, बनाने में बड़े पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ा कुर्बानियाँ दी हैं। वो दिन हमें याद है, हम लोग भी BHU छात्र राजनीति का सफ़र तय किए हैं, हर समाज के लोगों की मदद करते हैं, हर समाज में साथ रहते हैं। मैं ये नहीं चाहूँगा कि हिंदुस्तान का भाईचारा, आपसी हम लोग का मेल जोल बिगड़े, भाईचारा बिगड़े। ये हिंदुस्तान तभी अच्छा लगता है जब सारे लोग एक जगह बैठ कर नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, जगह साथ रहते हैं। और संविधान में भी है कि जो भी है, जिसमें आस्था है, उस आस्था के मुताबिक उस धर्म को मान सकता है, उसको चोट नहीं पहुँचाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाईचारा की बात है, हिंदुस्तान का भाईचारा हम लोग बिगड़े न, एक आपसी जो भाईचारा हम लोग जहाँ चलते हैं, आपसी कोई ऐसा द्वेष न हो, आपसी कोई नुकसान न हो। मैं आप लोग अपील भी करना चाहता हूँ कि सब लोग मिलजुल कर, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश फाइनल आदेश नहीं हुआ है, उस आदेश को देखें और भाईचारा बना कर रहे हैं। बात तो यही है कि कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले आपका बयान आ जाता है जमा खान जी, और आप ये कहते हैं सौहार्द बिगड़ रहा है। कौन बिगाड़ रहा है, कहाँ से बिगड़ रहा है? क्या हैदराबाद वाले ओवैसी जी बिगाड़ रहे हैं? कौन बिगाड़ रहा है? या फिर जो भी नेता चुप हैं वो बिगाड़ रहे हैं? कौन बिगाड़ रहा है? जो नारे लगा रहे हैं वो बिगाड़ रहे हैं? क्या हो क्या रहा है? क्योंकि अभी तक तस्वीरों में सिर्फ तो एविडेंस सामने आ रहे हैं, सबूत आ रहे हैं। जी, मैं ये कहा हूँ, कौन बिगाड़ इधर नहीं आ जाए। मैं जो बोला उसको ख्याल रखिए। मैंने कहा ऐसा हम लोग कुछ न करें, सब लोग मिलकर, कि भाईचारा को नुकसान हो, भाईचारा बना के चले। यही हिंदुस्तान का पहचान है अदर कंट्री में। ये मैं बोला हूँ कि अब एक मैसेज जो हिंदुस्तान के या अपने बिहार के या हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, हर समाज के, हर वर्ग के लोगों को दिया हूँ कि हम लोग आपस में नहीं, कुछ तो मंत्री जी लगा होगा आपको अंदर से। ये भावनाएं कहाँ से आंदोलित हो गई कि आपको कहना पड़ गया, उपदेश देना पड़ गया? ये बात कहाँ से आपके जहन में आ गई? जो देश का जो चीज़ चल रहा है हिंदुस्तान का, बात समझिए, जो चीज़ हिंदुस्तान में चल रहा है, जो हम सब लोग जो बातचीत आपस में करते हुए देखता हूँ, कभी कभी ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जिससे कहीं लोग उलझ जाता है। तो इसलिए ये लोग भाईचारा का मैं इसलिए उपदेश दे रहा हूँ, चूँकि हम लोग मिलजुल कर चलेंगे तो जाके हिंदुस्तान अच्छा बनेगा, बना रहेगा। और ये पार्टी की बात है, तो जिस पार्टी का बात करेगा, मैं पार्टी की बात, मानवता, नैतिकता की बात कर रहा हूँ। सब लोग मिलजुल कर हम लोग इस हिंदुस्तान को संवारें। लेकिन आपने सुना ना कि रेणु देवी ने क्या कहा कि अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा। बहुत हो गई राजनीति। तो हमें जरा ये बताइए कि राजनीति उन्हें समझ में आती है कि कुछ बोलने का नहीं है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का है। तो हमें जरा आप यही बताइए कि ये बात आपने क्यों कही, अगर कही तो उसके पीछे क्या तथ्य थे, और सद्भाव बिगाड़ कौन रहा है? जरा उस चेहरे को हमारे सामने नंगा कर दीजिए, कौन बिगाड़ रहा है सद्भाव को? खान साहब आप ही से पूछ रहे हैं। जी, देखिए, वो मेरी बड़ी बहन क्या कही हैं उस चीज़ को ठीक है, उनका अपना एक सोच है, भाई संस्कृति ठीक है, उनकी बात। मैं बयान बोला हूँ कि कोई भी मामला हो, देखिए पूजा हो, पाठ हो, रोजा हो, नमाज हो, भाईचारा मोहब्बत की बात ही है। अगर भाईचारा मोहब्बत बिगड़ता है तो निश्चित तौर पर नमाज रोजा हमारा बेकार है, पूजा पाठ बेकार है, भाईचारा बिगड़ना नहीं। इसलिए जोड़ दिया हूँ। ये बीजेपी वाले कहीं तो नहीं बिगाड़ रहे? आपका इशारा कहीं उधर तो नहीं है कि बीजेपी वाले बिगाड़ रहे हैं? आशुतोष झा को हमने बुला रखा है, आशुतोष जी बिगाड़ रहे हैं क्या? देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप कहीं और ले जा रहे हैं। हम राजनीतिक बात नहीं बोल रहे हैं, मैं दिल की बात बोल रहा हूँ। उसमें नहीं बोल रहा हूँ कौन बिगाड़ा है। सब लोग कहेंगे, देखिए हर जगह कोई न कोई ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ जी वो अच्छे हैं और मैं अच्छा हूँ, बुरे अच्छे, ऐसी बात नहीं। मैंने कहा सबको, मैं कहा सब हम लोग भाई, बीजेपी तो मेरा एक अंग है, मेरा भाई लोग है, हम लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। ठीक है आशुतोष झा जी, हमें जरा बताइए, एक मिनट रुकिए जरा, आपकी आवाज जरा गूंज रही है, उसे हम ठीक करवा लेते हैं। हमारे साथ आशुतोष झा हैं, वो बता पाएंगे शायद। आशुतोष झा जी, आखिर रेणु देवी को 2 बार पलटकर बोलना पड़ा, गाड़ी की गेट खोली और उसके बाद 2 बार पलटकर मुड़ी, और उस सभ्यता और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उसे मुकाम दिलाने की बात उन्होंने कही। इस बयान के बाद जो जमा खान ने दिया था, जरूरी था क्या कि जमा खान अभी इस वक्त कुछ बोलते, इंतजार ही कर लेते, तो क्या दिक्कत था? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि उप मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, निश्चित तौर पर ये सही बातें हैं।
और आप देश के इतिहास को देखिए, इस देश पर आक्रमण करने वाले लोग कौन हैं? इस देश के अंदर आक्रमण करने वाले लोग अरब हैं, तुर्क हैं और मुगल हैं। निश्चित तौर पर इस देश के मुसलमानों के का जो इतिहास है उसका मस्जिद से कहीं कोई रिलेशन नहीं है। ये 3 वर्ग के लोग इस देश के अंदर आते हैं और ये मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने का काम करते हैं और मंदिर की सामग्री से ही वहीं पर मस्जिद बनाने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर यदि अयोध्या के अंदर ऐसा हुआ, काशी के अंदर ऐसा हुआ या भारत के किसी भी क्षेत्र में ऐसा हुआ तो आप समझेंगे सैकड़ों एकड़ भूमि थी, वहां पर उन्होंने मंदिर का निर्माण नहीं किया है, उन्होंने मस्जिद का निर्माण नहीं किया है, मंदिर को तोड़ करके वहीं पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। निश्चित तौर पर भारत के जीवन संस्कृति और भारत का जो स्वाभिमान है उसको पद्दलित करने का प्रयास किया गया है। और इस बात को आप समझिए, इस देश के अंदर जो ये मामला जो आप ज्ञानवापी का मामला है वो मुसलमान और हिंदू का मामला नहीं है। इस देश के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वो 98% मुसलमान जो हैं उनके पूर्वज तो मंदिर को बचाने के लिए अपने प्राण को आहूत कर दिए हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। भारत के मुसलमानों को आप मुसलमान नहीं मान रहे, आपका ये कहना है। आप ये कह रहे हैं कि औरंगजेब से डरकर, उनकी तलवारों से डर करके इन लोगों ने धर्म बदल लिया। ये तो इतिहास कहता है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कहता है। इस देश के मुसलमान कहते हैं कि 98% वहां कन्वर्टेड है। और दूसरी बात समझिए, जो 2% लोग इस देश के अंदर अरब, तुर्क और मुगल का नेतृत्व देश के अंदर करते हैं, वही लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, ज्ञानवापी का मामले पर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरा है। निश्चित तौर पर आप समझिए अयोध्या को लेकर के भी 1000 तर्क इसी प्रकार के दिए गए थे और आज भी ज्ञानवापी जो मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो कह रहे हैं, क्या उस बात को आप ग्रीन सिग्नल देंगे कि वो सही कह रहे हैं और इस वक्त उनका कहना बिल्कुल सही है? नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं कि जिस सद्भावना बिगड़ने की बात वो कर रहे हैं, सद्भावना बिगड़ने का सवाल ही नहीं होता है। 370 धारा के मामले को लेकर के भी देश के अंदर सद्भावना बिगड़ने की बात कही गई थी और यह भी कहा गया था कि यदि अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है तो देश के अंदर रक्तपात की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, देश का समाज एक तरफ भारत के जीवन संस्कृति से कट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत का जो मूल इतिहास है, वह जो मूल तथ्य है, जो मूल्य उल्लेख है, वह उभर करके सामने देश की जनता के सामने आना चाहिए। वो आज तक कभी नहीं आ पाया, लेकिन आज आ रहा है। जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तभी कोई जीवन मूल्य हमारा स्थापित होता है। ठीक है, तो आप जब मंत्री जी जुड़ गए हैं तो हमें हमारे जो सहयोगी हैं वो इजाजत दें कि हम मंत्री जी की तरफ बढ़ें। चलिए, उन तक जुड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, उन पर थोड़ा काम चल रहा है। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी भी हैं। शक्ति सिंह यादव जी, जो आज चिंता व्यक्त की है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने, उस पर क्या कहना होगा आपको? आपको भी यही चिंता सताई जा रही है कि मामला बिगड़ सकता है, माहौल बिगड़ सकता है? कौन सी चिंता विवेक जी? जो विषय निर्णयाधीन है, न्यायालय में विचाराधीन है, सत्य की पड़ताल की जहाँ जरूरत है और निर्णय अभी तक आए नहीं हैं, ज्ञान व्यापी पर ज्ञान का लगातार प्रवचन दे रहे हैं। सवाल है, आस्था का केंद्र होता है, हमारा पूजा घर हो, गिरजाघर हो, यह हमारा आस्था का केंद्र है। इसमें ना हम कंप्रोमाइज करते हैं, चूंकि आवरण जो सनातन है वो क्या कहता है। सवाल ये नहीं है कि 91 का क्या है, उपासना स्थल को बदलने की इजाज़त है, नहीं है। एक सवाल अपने आप में यक्ष प्रश्न है, सामने है, वो सरकार के विवेकाधीन है, विचाराधीन है, निर्णय बदलती है नहीं बदलती है। लेकिन इतिहास के पन्नों की अगर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो मैं जानना चाहूँगा भी आपके माध्यम से, हो सकता है कि मेरी बात किसी वर्ग, किसी धर्म को आहत भी पहुँचा जाए, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूँगा जिससे किसी प्रकार की हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है उस पर कोई सवाल खड़ा हो। मैं इतिहास के पन्नों को मैंने पढ़ा है बड़ी बारीकियों से। मुगलों को किन किन राजाओं ने अपने आप को समर्पित कर करके राज्य को स्थापित कर रखा था, मुगलों को यहाँ किन किन लोगों ने प्रश्रय दिया था अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने से उत्पन्न लोगों को किन लोगों ने वहां उनका स्थापित किया था, इसकी चर्चा करेंगे। एक लंबा विषय है और 13 से लेकर के 17 तक में, 17.5 तक में
अगर हम इतिहास के पन्नों को मैंने खंगाला और देखा तो मुझे थोड़ी विचित्र स्थितियां उत्पन्न हुई देख करके मुझे लगा कि इस देश का वो वर्ग जो लोग कहीं ना कहीं हाशिए पर है, उपेक्षित है, आज भी छुआछूत के आगोश के अधीन है, वो लोग उसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। जो लोग आज कहीं न कहीं अपने आप को छद्म धर्म है ना राष्ट्रवादी बनने की जो होड़ में है, देखिए धर्म का सवाल स्वतंत्रता के अधीन है। धर्म किसी की गुलाम नहीं हो सकता है। व्यक्ति इस आजाद हिंदुस्तान में स्वतंत्र है। कौन सा धर्म किसे पसंद है, लेकिन तो ये सद्भाव बिगड़ने वाली बात है। तो शक्ति सिंह यादव जी, क्या ज्ञान वापी से सद्भाव नहीं बिगड़ने वाला? ये मसला भी कोर्ट में है जो आपने पहले कह दिया। तो जमा खान जी, आप कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए, क्योंकि उन्होंने अगर चिंता व्यक्त की है तो जरूरी है कि सबसे मजबूत विपक्ष होने के नाते एक बात प्लीज नहीं, मेरी बात एक बात सुनी जाए। सवाल ये उठता है कि राजा पालक होता है, घातक और नहीं होता। अगर राजा धार्मिक उन्माद की प्रवृत्तियों से लैस हो जाए, राजा घातक प्रवृत्तियों से लैस हो जाए, तो सौहार्द का बिगड़ना लाजमी प्रतीत होता है। ये मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र कहता है, ये धर्म कहता है। तो आप अगर अधीनता स्वीकार कर ली है तो ये शास्त्र और धर्म आज के हिसाब से कहां फिट बैठ रहा है? आप बीजेपी की तरफ जा रहे हैं अभी भी। देखिए, आपने सवाल, चूंकि ज्ञान वापी पर आपने सवाल किया है और मैंने पुराणों का अध्ययन किया है, और मैं आप 18 पुराणों में से कहीं आप उठा करके हमसे पूछेंगे तो उस पर विचार देने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। और मैंने जब इतिहास के पन्नों के संदर्भ में हम पर आपने क्वेश्चन किया है, और ज्ञान वापी पर जो ज्ञान, कुछ मिथ्या कुछ सत्य जो परोसे जा रहे हैं, सवाल वहां नहीं है। सवाल है कि हमें आस्था जहां है वो आस्था में कोई हम कंप्रोमाइज, स्वतंत्रता पर हम पहरा नहीं चाहते, लेकिन कोई उन्माद प्रवृत्ति को उत्पन्न करना चाहता है जिससे हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, कौन करना चाह रहा है हो, यह भी करना चाह रहा है शक्ति जी? क्योंकि देश की संविधान, यही तो हम जानना चाह रहे हैं, जब से डिबेट शुरू हुई, यही जानना चाह रहे हैं कौन करना चाह रहा है। यही तो सब, जिस पड़ताल में आप आगे बढ़ चुके हैं, जिस पड़ताल के लिए आपने डिबेट बहस बिहार की रखी है, मैं समझता हूं कि जो लोग धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने के लिए निरंतर अपने भाषाई आतंक परोसते हैं, वही लोग हैं, चाहे ए हो या बी हो या सी हो। अपनी शक्ति लगा दीजिए, नाम बताइए ना, कौन करना चाह रहा है? सटीक कौन? हाँ, मैं तो कहा ये देश आज महंगाई से कराह रहा है, ये देश नहीं तो अलग है, लेकिन आपने जो पहला धार्मिक बेरोजगारी से कराह रहा है, कौन रंग दे रहा है? एक सवाल नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि जो सवाल अभी जनता के सामने यक्ष प्रश्न के रूप में सामने खड़ा है, उन प्रश्नों की पड़ताल और हल करने के बजाय हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं। हम धर्म को मानते हैं, सनातन मेरा कर्तव्य भी है, सनातन मेरा आवरण भी है, पर हम सनातनी फासीवाद का प्रतिकार करते हैं, यही है हमारा धर्म। और यह जान लीजिए, हम अगर इनसे विचलित होते हैं तो हम धार्मिक न मेरी प्रवृत्तियां हैं, न धर्म के प्रति हम कहीं न कहीं न्याय कर रहे हैं। चलिए, आसिफ तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। आसिफ तिवारी जी, कल की डिबेट चुप्पी पर थी, आज आप कुछ बोलेंगे? आज विषय पर बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी आप चिंतन मुद्रा में हैं। जरूरी है कि चिंता में नहीं, चिंतन में रहा जाए। कुछ विशेषकर सकारात्मक चीजें निकल कर आएंगी आपसे। सवाल सद्भाव का था, तो मैं उसमें साफ कहूं कि ज्ञान वापी से सद्भाव नहीं बिगड़ता है, सद्भाव बिगड़ता है ज्ञान पापी से। ये जो ज्ञान पापी हैं, ये अगर चुप हो जाए तो कोई सद्भाव नहीं बिगड़ने वाला है। मामला कोर्ट में है, फैसला कोर्ट से आना है। ये जो रोज रोज के बयान देने वाले लोग हैं, ये कौन है भाई? आप पार्टी हैं क्या? आप तो पार्टी है नहीं। जो लोग कोर्ट में मुकदमा लेके गए, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट में जो सब जुडिस है मामला, उस पर राजनीतिक दलों को बयान देने की जरूरत क्या है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, क्यों दे रहे हैं आप बयान? भाई जो मुकदमा लड़ रहे हैं ना, वो उसमें साक्ष्य पेश करेंगे, वो सबूत पेश करेंगे। कोर्ट ने बाज़ाब्ता उसमें एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर रखा है, दो। अजय जी को बाद में इसीलिए हटाया गया कि वो बड़बोले हो गए थे। कोर्ट ने कहा कि आप जो हैं भ्रम फैला रहे हैं और गलत तथ्य लोगों के बीच पेश कर रहे हैं, इसलिए हम आपको इस कमेटी से बाहर कर रहे हैं। अब एक सिंह साहब बचे हैं। पहली रिपोर्ट जो जमा हुई थी वो बाहरी हिस्से की थी, दूसरी रिपोर्ट अंदर की है। सवाल यह है कि मैं कौन होता हूं इस मामले में बयान देने वाला। सवाल यह है कि भाजपा, जदयू, राजद, किसी भी पार्टी के लोग
क्यों इस मुद्दे पर कोई बयान दे रहे हैं? वो होते कौन है कोई बयान देने वाला? जब मामला सब जुडिस है, सबको अपना अपना साक्ष्य सबूत वहां रखना है, दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों के वकील हैं, वो काम कर ही रहे हैं। तो अक्सर मैं देख रहा हूं कुछ कथित पत्रकार वो भी बड़ा बड़ा लेख सोशल मीडिया पर इधर उधर इस पर लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं भाई? आपके पास सबूत है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप एडवोकेट कमिश्नर को सबूत क्यों नहीं पेश कर रहे हैं कि आप अब सोशल मीडिया पर, अखबार में, अलग अलग जगहों पर लिख रहे हैं? सबकी भाषाएं बड़ी विचित्र हैं। भाई न्याय का सम्मान कीजिए। जो लोग न्याय का सम्मान नहीं कर रहे हैं ना, वो देश के जिम्मेदार नागरिक नहीं माने जाएंगे। देश के कानून का सम्मान करना ही आपको जिम्मेदार बनाता है। अगर आप देश के कानून का सम्मान ही नहीं करेंगे, आप कैसे खुद को कहेंगे कि आप देश के जिम्मेदार आपको अभी तक समझ में आया कि मंत्री जी के डर का भाव क्या था? क्यों डर रहे हैं मंत्री जी? जमा खान क्यों डर रहे हैं? आसित नाथ तिवारी जी नहीं, ये होते अच्छा मंत्री का काम क्या है? आप सद्भाव बनाए रखिए। आप क्यों डर रहे हैं? आप सद्भाव बनाए रखिए ना। आप सरकार में, आपका काम है सद्भाव बनाए रखना। आपके पास तमाम LIUs हैं, आपके पास तमाम खुफिया रिपोर्ट्स हैं। आप क्यों गड़बड़ की आशंका जता रहे हैं भाई? ये तो आपकी विफलता है। ये देखिए, इस तरह का बयान क्या है ना, उकसावे और भड़कावे के लिए दिया जाता है। कल मैंने भाजपा के भी कोई विधायक हैं, कम सम बेचैन, ऐसा कुछ नाम है उनका, वो अलग बेचैनी में रहते हैं, उनका भी बयान सुना, जिनका बयान सुना। ये लोग हैं कौन इस मामले में बोलने वाले? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। जब मामला सब जुडिस है, कोर्ट ने खुद इसमें कमिश्नर नियुक्त कर रखा है, कोर्ट अपने स्तर से न्यायालय इसकी जांच करवा रहा है, बाहर से भी जांच नहीं हो रही है, न्यायालय जांच करवा रहा है। मतलब ना कि भाजपा की सरकार है तो जांच करवा रही है, ना कि कांग्रेस की सरकार है तो जांच करवा रही है। जांच कौन करवा रहा है? खुद न्यायालय जांच करवा रहा है। तो फिर इसमें राजनीतिक दलों की टीका टिप्पणी का मतलब ही क्या है? ठीक है, तो बीजेपी वाले बताएंगे ना ये क्यों टीका टिप्पणी है। जानबूझ के आशुतोष झा जी, क्यों टीका टिप्पणी भाई? कल तक चुप्पी पर सवाल खड़े कर रहे थे, आज आपके बोलने पर ही कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। नहीं, कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर जो ताना बाना था, जो भारत की मूल संस्कृति थी, उसके साथ ही छेड़खानी करने का काम किया है। और कांग्रेस ने तो पूरी अस्मिता के सब सवाल खड़ा कर दिया था। जितने भी ऐतिहासिक तत्व थे, कांग्रेस ने ही उस पर सवाल खड़ा किया था। आज कांग्रेस की स्थिति जो आप देख रहे हैं कि बड़ी आकार वाली कांग्रेस आज छोटी आकार में सिमट गई है, वह उनका नतीजा है, उनका प्रतिफल है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारी चुप्पी को आप गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। बीजेपी वाले गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी चुप्पी इंतजार का प्रतीक है। कोर्ट में जब ये मामला है तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से कुछ बात आएगी तो हम प्रतिक्रिया देंगे। कोर्ट में मामला है, कोई भी मामला तो कोर्ट के माध्यम से ही समाधान होना चाहिए। सारे लोग जानते हैं ये कोर्ट में मामला है, कोर्ट जो निर्णय करेगा वही सही होगा। देश की एक एक जनता को उस बात को मानना पड़ेगा। आप लोग चुप नहीं हो रहे हैं ना, इसलिए इन्हें लग रहा है कि आप बोल क्यों रहे हैं। नहीं, आज ज्ञानवापी का मामला है, पहले अयोध्या का मामला था, पहले 370 का मामला था। तो पूरे देश के अंदर इस स्थिति की समस्याओं को स्थापित करने का काम तो कांग्रेस के लोगों ने किया। जब यह देश जागृत अवस्था में आरंभ आया, शुरुआत हुई, तो लोगों को लगा आशीष जी को लाइए जरा, जीवन मूल्य को। आशीष जी ने सवाल पूछा तो जवाब भी सुनेंगे। आशीष जी को लाइए इनके साथ। आशीष जी, आशुतोष झा जी ने जो कहा वो आपने सुना। जरूरी है कि इस पर टिप्पणी एक होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये शांति को दूसरा नाम दिया जाना ये सही नहीं है। इस चुप्पी को अलग तरीके से देखा जाना। तो जब सभी लोग सवाल पूछेंगे कि विपक्ष पूरी तरीके से चुप है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि हम इंतजार वाले मोड में हैं। अब सद्भाव बिगाड़ने वाली जब बात आ गई, खुद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कह रहे हैं कि यह सद्भाव बिगड़ जाएगा, तो हम ये जानना चाह रहे हैं बिगाड़ेगा कौन? विवेक जी, गांव में पंचायत लगती थी, आपने भी कभी देखा होगा, तो कुछ लोग बुलाए जाते थे, मुखिया सरपंच और गांव के कुछ गणमान्य लोग बुलाए जाते थे दोनों पक्षों की तरफ से। कुछ लोग ऐसे ही लाठी टेकते पहुंच जाते थे। भाजपा उसी तरह की है, लाठी टेकते पहुंच गई है, बुलाया किसी ने नहीं है। आप कौन है भाई, जबरदस्ती सरपंच बने फिर रहे हैं? मामला कोर्ट में है ना, दो पक्ष लड़ रहे हैं ना, कोई पक्ष ये नहीं कह रहा है कि वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है। ज्ञानवापी का मामला दिल्ली के जो लोग, जो महिला कोर्ट में लेके गई, वो कह रही है मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध। भाजपा इस मामले में है कहां? और अगर है भी तो आप जब न्यायालय में हैं तो आप सार्वजनिक बयानबाजी क्यों करेंगे? इसका मतलब आप कोर्ट से फैसला नहीं चाहते हैं, आप अपना फैसला खुद देना चाह रहे हैं।
जबरदस्ती का सरपंच बनने की इन लोगों को आदत लग चुकी है। दिक्कत ये है। सबसे बड़े आपको हम बता रहे हैं कि कांग्रेस का तो कोई नैतिक अधिकार ही इस विषय पर बोलने का नहीं है। सारी समस्याओं को स्थापित करने का काम, देने का काम तो कांग्रेस के लोगों ने ही किया। आज कांग्रेस को बेचैनी इसीलिए है। इसमें कांग्रेस की आज एक मैं भूमिका आपको बता- आप जो बोल रहे हैं आज आप बता दीजिए। मैं आपको नहीं तो मानिए आप झूठ बोल रहे हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस की कि कोई एक आजादी भूमिका के बाद ज्ञानवापी से- में आप बताइए। ज्ञानवापी की बात नहीं, मैं बता रहा हूं कि आजादी के बाद से आपने क्यों बोला? जो इस प्रकार की समस्याएं हैं, हाँ। इस प्रकार की समस्याओं को बढ़ाने का काम आपने एक ही किया कोई है। समस्या आपने ही बताइए किया है। इस तरह की। और आप तो एक बताइए ना, उदाहरण बताइए ना। देखिए लफाजी मत कीजिए। आप तो प्रमाणिक बात कर सकते हैं तो कीजिए। गप्पे हाथ बैठ गए हो तो टाइम पास मत कीजिए। गप्पे मत इतिहास की बात कर रहा हूं। प्रमाणिक बताइए कि भाई इस मामले में कांग्रेस की भूमिका क्या तो थी? आपको बता रहा हूं कांग्रेस की क्यों भूमिका रहेगी। कांग्रेस ने ही तो बताइए पूरे ना। देश के अंदर इस प्रकार की समस्याओं को खड़ा करने का काम किया था। अरे ये समस्या और आज भी कांग्रेस ने खड़ा की कर है। रही है, आज भी कांग्रेस कर रही है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, औरंगजेब के समय में कांग्रेस थी क्या? भारत के अंदर अरे इनको कोई जानकारी वनकारी है नहीं, टाइम पास के लिए इनको बैठा चुके हैं। भारत के अंदर ऐसे आदमी को बैठाइए जिनके पास तथ्य हो, आपको जो कुछ कह सके, कुछ बोल सके। नहीं है। हवा में बातें कर रहे हैं, ये टाइम पास कर रहे हैं आपका। चलिए दूसरे केस के पास आ जाइए। छोड़िए। सामने आई है, देश के अंदर ऐसी बातें उभर करके सामने आई है जो न्यायालय के अंदर ये बातें हैं, तो उसकी सच्चाई की जहां तक बात है तो देश का एक एक व्यक्ति उस सच्चाई को जानना चाहता है। हाँ। और सच्चाई सामने में उभर करके तो कोर्ट ही आने दीजिए ना सच्चाई आ भी को। चुकी है। इसलिए आप इस हाँ, लेकिन प्रकार की बोलिए ना, बात- ज्यादा नहीं, बोलने नहीं, में नहीं, आपके नहीं, लिए नहीं, एक नहीं, चिंता नहीं, जता दी कि सद्भाव बिगड़ जाएगा, तो लोग सोच रहे हैं कि कहां से भाई कोई हमला कर रहा है। तो ये बात हमारे साथ हम लोग पत्रकार निरंजन कुमार जी भी हैं। रुक जाइए आप सब, भाजपा के अब लोग निष्कर्ष नहीं पर बने आने हैं। की बात है। मुखिया हम लोग सरपंच अब बनने देखिए, का अब काम रुक जाइए, आप कर रहे हैं। सारी हम टिप्पणियां लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। सरपंच नहीं बने। रंजन जी पूरे डिस्कशन को पहले सुनने का मतलब ये था कि हम जानना चाह रहे थे कि सद्भाव कैसे बिगड़ेगा, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, कौन सी ऐसी तीली है, कौन सा ऐसा बारूद है जो बीच में अचानक से आएगा और हर तरफ सिर्फ जलजला दिखेगा, हर तरफ सिर्फ अग्निकांड दिखेगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और सभी एक बिंदु पर आते हैं कि भाई कोर्ट के अंदर मामला है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं जो कि बीच बीच में नारे लगा दे रहे हैं, बीच बीच में अपनी तत्परता दिखा दे रहे हैं कि अगर ये मसला खुलकर आया तो उनके पक्ष में जाएगा या फिर उन्हें इसे वोट में कन्वर्ट करने में ज्यादा मदद मिलेगी। किस तरीके से इसे आप देख पा रहे हैं इस पूरी स्थिति को? देखिए, एक बात तो तय है कि मामला ऑब्वियसली में है, अंतिम फैसला कोर्ट को ही करना है। लेकिन बात कही जा रही है वो सद्भाव ही बिगड़ेगा अगर लोग इस बात को समझ लें। हमें फैसला, दोनों पक्ष, भारत में न्याय की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है और बहुत ही न्याय, दोनों पक्षों को मौका है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं और रख रहे हैं अपने अपने जितनी उनकी सामर्थ्य में और जिनके पास तथ्य है, जितने उनके पास सबूत हैं उसके हिसाब से। तो सद्भाव नहीं बैठ जाए कि कोर्ट को फैसला करना है, कोर्ट से फैसला आने देते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सभी राजनीतिक दल जो है अपना अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं ये नहीं मानता कि अलग अलग राजनीतिक दलों का इसमें रोल। आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी, जिसके पूरे भारत में केवल 2 सांसद हैं, केवल 2 सांसद हैं, 788 लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर पूरे सांसद में, उसमें से 2 सांसद हैं। वो आदमी चिल्ला रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, वो उन्मादपूर्ण बातें कर रहा है, भड़काऊ बातें कर रहा है। वो एक आदमी इतना न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है भारत के अंदर, जिसके कारण कि आप ये समझिए कि उस एक आदमी के बयानों के कारण भारत के 100 करोड़ हिंदू जो है आंदोलित हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ भारत, मैं समझता हूं भारतीय जनता, मैं ये नहीं मानता हूं कि रोल नहीं है। एक बात तो तय है कि ये अयोध्या का जो मामला के समाधान की तरफ बढ़ा या आज काशी मथुरा का मुद्दा उछल रहा है, तो निश्चित रूप से ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू ताकतें हैं इस देश में जो सदियों से लड़ाई लड़ रहे थे अपने अधिकार की, अयोध्या, काशी, मथुरा सम्मान की वापसी की, उन लोगों को कहीं ना कहीं से ताकत मिली है और इसलिए इस वक्त आप देख रहे हैं कि अयोध्या की लड़ाई तेजी से लड़ी गई और उसका परिणाम भी निकला। काशी मथुरा की भी लड़ाई लड़ रहे हैं और भी कई जगहों पर ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अब इसको किस रूप में लोग देखें मुद्दा है, लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये एक फैक्टर है कि ये इतने सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की जहां तक, देखिए, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहता हूं
कि इस देश की बहुत सारी समस्या निश्चित रूप से कांग्रेस तो जिम्मेदार है ही है। अब आप एक बात बताइए कि आज कांग्रेस पार्टी चुप है। मैं इस बात की तारीफ भाजपा से टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे, नहीं मिला था बेगूसराय से। हाँ अभिनंदन जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। कांग्रेस पर आपने सीधे निशाना साध दिया कि कांग्रेस बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए जिम्मेदार है। अब आरजेडी को भी ज्ञानवापी के लिए आप अगर दोषी ठहराते हैं तो ये तो अलग बात हो गई। लेकिन हम जरा जानना चाहेंगे, असित नाथ जी के पास ही सीधे आना चाहेंगे। असित नाथ जी, जहां से आवाजें आती हैं वहां कांग्रेस को कह दिया जाता है, जैसे कि बिहार में ऐसा होता है कि जहां हमने पूछ दिया कि शिक्षा का हाल बेकार है तो सीधे कहते हैं कि 15 साल पहले क्या था, बिजली के बारे में पूछे तो फिर 15 साल पहले। तो ये चीजें जो है ना वो कांग्रेस के साथ भी साथ ही साथ हो रही है। हाँ शक्ति जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये कौन आदमी है भाई जो 1 करोड़ इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को आंदोलित करने की बात कर रहा है? ये कहां से बात मामला आ गई जो ऑलरेडी मामला भी विचाराधीन है? ये कौन गोद में बैठे हुए लोग हैं भाई? किस तरह की बात कर रहे हैं? देश की आजादी में जिन लोगों ने फिरंगियों को साथ दिया उसका ट्रैक रिकॉर्ड आज देश के सामने नहीं है क्या? ग्वालियर के थानों में किन लोगों ने मुखबिरी की थी? आज भी कैद है वहां। लेकिन चर्चा करने के लिए यहां बैठे हैं। ज्ञानवापी का मामला पूरे तौर पर अभी कहीं ना कहीं विचाराधीन है निर्णय के, वो कोर्ट में मामला है। ये उन्मादी बयान फलना आंदोलित हो रहे हैं, एक व्यक्ति तय करेगा, गोद में बैठ करके लिखने वाला ये तय करेगा, ये देश की एकता और अखंडता पर हमला करेगा। कौन हिंदू? हुआ हिंदू? एक 5 ठो मूड़ा खाने वाले लोग हिंदू हो गए, बकरा खाने वाले हिंदू हो गए। ये कौन सा सरासरी कर्तव्य है इनका? ये क्या चीज आप परोस रहे हैं देश के सामने भाई? क्यों आप निर्णय दे रहे हो? क्यों आप कह रहे हो कि आंदोलित हो रहा है जो मामला ऑलरेडी कोर्ट के अंदर में है? सवाल देश के सामने कई ऐसे मुद्दे मुंह बाए खड़े हैं जो लोग भटकाव के रास्ते अख्तियार कर रहा है युवा। ये सवाल नहीं देश के अंदर में। महंगाई से मुंह मोड़ रहे हो। राजा का क्या कर्तव्य है? उन्माद को हम पनपाना यही मेरा कर्तव्य है, यही धर्म है। मूलभूत समस्याओं से देश को गुमराह करना क्या हाल हो गया श्रीलंका का? हम कहां जा रहे हैं? हम कहां ले जाए जाते युवा को? कहां हम पड़े हुए हैं? हिंदू में हिंदू बांट रहे हो, छुआछूत का आप पूजा नहीं करने देते हो और सनातन का ठेकेदार बैठे हो और हिंदू को आंदोलित करने की बात कर रहे हो। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञानवापी का मामला अभी भी कोर्ट के अंदर है विवेक जी, और कोर्ट का निर्णय जब तक नहीं आता है किसी तरह के उन्मादी बयान, आंदोलित करने वाला बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसे बयानों का मैं कतई नहीं मानता। निष्पक्षता का तराजू में निष्पक्षता के हम चश्मे से नहीं देख सकते। हम यहां ब्लेम करने के लिए किसी पार्टी को नहीं बैठे हैं। हम यहां ज्ञानवापी पर सवाल खड़े कर, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन कौन पार्टियां का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है उन्माद के सवाल पर, यह किसी से छुपा हुआ है? नहीं। इसलिए मैं सीधा ठोक के कहता हूं, इस देश के जो बहुयात संख्या है हिंदुओं की, जिसको हिंदू कहते हैं, उसको तथाकथित हिंदू लोगों ने छुआछूत के सीमा में बांध दिया है। बिहार का मुख्यमंत्री जब जाता है मंदिर में पूजा करने के लिए तो उसको धोया जाता है। बेगौरीजी कहां है हिंदुत्व? किस जगह है इस देश का हिंदुत्व? किस हिंदू की बात करते हो? सर्टेन लोग जो चंदन लगा लिया वो हिंदू है, जो चंदन नहीं लगाया वो हिंदू नहीं है। नहीं, जिसका कर्तव्य है हिंदू का, जो मानता है अरे धर्म मेरा है। बिल्कुल, ये इस बात पर सभी लोग एक होने चाहिए। जिस उदाहरण को सामने शक्ति सिंह यादव ने रखा है, मुख्यमंत्री का जिक्र किया है, मंदिर को धोने की बात कही है, ये सबने पढ़ा, देखा, लिखा और खुद उस व्यक्ति ने जिसके साथ ऐसा हुआ उसने कहा। तो इसके बाद आप अपनी परिभाषा अलग कर लें। जितने भी लोग हैं, आम लोगों तक ये राय हम छोड़ देते हैं। हालांकि सद्भाव नहीं बिगड़ेगा ये तो सबको मालूम है, लेकिन आप लोग अगर बयान देते रहिएगा कोर्ट के फैसले के पहले, अपने मन की बात कहते रहिएगा और उपदेश देते रहिएगा टीवी पर, तो सद्भाव बिगड़ जाएगा। सद्भाव कैसे बिगड़ेगा यह हम अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। बेवजह की बयानबाजी मत कीजिए, सद्भाव बिगड़ जाएगा। इसलिए जरूरी है चुप रहिए, थोड़ा धैर्य का परिचय दीजिए। कोर्ट है, कानून है, मामला भी चल रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेने में कोई दिक्कत भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और अब देखते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें।